नमस्कार, चुनावी जनमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आज गुड़गांव के कमला नेहरू पार्क में जनता करेगी अपने नेताओं से सीधे सवाल। सवालों का एक सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने मेहमानों से एक बार आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी युवा विंग के महामंत्री है, प्रदेश महामंत्री है मनीष यादव जी। कांग्रेस से सुनीता सहरावत जी है, वरिष्ठ नेता है। इनेलो से प्रदेश प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी है। जनता आपसे सवाल करे उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आपकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, या आप लोगों ने शहर के विकास के लिए क्या किया है? क्योंकि अगर बीजेपी से हम शुरू करें, नगर निगम में बीजेपी का वर्चस्व है। जी मनीष जी। देखिए, अगर हम प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका में रही और विकास के लिए हमने निरंतर सरकार के खिलाफ आंदोलन लड़कर लोगों को जागरूक करके लोगों को और सरकार को जागरूक करने का काम किया। और वर्तमान में अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में रह रहे क्षेत्र में जिन जिन लोगों की समस्याएं हैं, जो समस्याएं, उन समस्याओं से उनको निजात दिलाने के लिए और एक विकास मॉडल गुड़गांव के अंदर नगर निगम क्षेत्र में बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी टीम लगी हुई है निरंतर विकास की राह पर गुड़गांव को ले जाने के लिए। सुनीता जी। देखिए, जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई है, पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। जहाँ तक गुड़गांव की बात है, गुड़गांव में हमारी पार्टी आने के बाद, चाहे वो कमिश्नरी लेवल पे ले लीजिए आप, चाहे मेट्रो ले लीजिए, चाहे रैपिड मेट्रो ले लीजिए, और पूरे गुड़गांव का चहुमुखी विकास किया है। उसमें सारे कोई भी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में विकास किया गया है। दिनेश जी। राज्य पिछले 10 वर्षों से लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका हमने बकायदा उसको निभाया। आम जनता की समस्याओं को हमने विधानसभा से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक उठाने का काम किया। पूरे हरियाणा प्रदेश की सड़कों पर हमने जनता की आवाज को बुलंद किया। और जब हमारे को इसी प्रदेश की जनता ने हमें सत्ता सौंपी थी, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसी गुड़गांव जिले के अंदर जो सरकारी विभाग दूर दूर होते थे, जिनमें 5-5, 10-10 किलोमीटर की दूरी होती थी, उन सभी में जनता का समय ज्यादा व्यर्थ ना हो, थोड़े समय में जनता के ज्यादा काम हो सके, इसलिए मिनी सेक्रेटरिएट के रूप में एक बहुत बड़ा भवन यहाँ पर बनवाया गया। सारे सरकारी दफ्तरों को एक छत के नीचे लाने का काम हुआ। और इस गुड़गांव की आबादी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर सन 52 से लेकर लगातार केवल 2 डिग्री कॉलेज होते थे और युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, युवाओं को पढ़ने के लिए यहाँ पर कॉलेज उपलब्ध नहीं थे। माननीय चौटाला साहब ने एक डिग्री कॉलेज दिया, एक नेशनल लॉ कॉलेज दिया। उसी के साथ साथ खिलाड़ियों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर सेक्टर 39 के अंदर, 38 के अंदर एक ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से बहुत बड़ा खेल स्टेडियम यहाँ पर बनाने का काम किया। उसी के साथ साथ इस जिले के अंदर बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने का काम किया। हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस गुड़गांव जिले को अपने समय में इसको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ लाकर और विदेशी निवेश यहाँ पर लाने के बाद जिस तरीके से गुड़गांव को हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर लाने का काम किया, उसी का नतीजा है कि आज गुड़गांव को मिलेनियम सिटी और गुड़गांव को साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है। ये थी हमारे नेताओं की वो फहरिस्त जिसमें उन्होंने अपने विकास के काम गिनाए हैं, लेकिन क्या जनता सहमत है? क्या जनता को वो विकास मिल पाया है जिसकी बात कर रहे हैं हमारे नेता? शुरुआत हम करते हैं, हमारे साथ जो मेहमान यहाँ मौजूद है, जनता जो मौजूद है। जी सर, आपका नाम बताइए। मैं JN मंगला हूँ, उपाध्यक्ष लघु उद्योग भारतीय हरियाणा प्रदेश। किससे आपका सवाल और क्या सवाल है? मैं मनीष यादव जी से सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल मनीष जी से ये है कि जैसा कि सुन रहे हैं कि आपकी सरकार आने की उम्मीद है, हमारे औद्योगिक विकास की जो गति है वो उतनी तेज नहीं रही जितनी पहले होती थी। उस औद्योगिकरण के बारे में या विकास को तेज करने के बारे में आप क्या, अगर सरकार आपकी मनीष जी, अगर आपकी सरकार आती है तो उद्योग के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, जैसे कि उद्योग क्षेत्र की अगर हम बात करें, गुड़गांव एक समय पे सबसे उभरता हुआ औद्योगिक क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, चाहे वो फरीदाबाद है चाहे गुड़गांव है। लेकिन सरकार की अनियमितता के कारण से हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज, डिमोरलाइज हुए और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो एक रेगुलेशन जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज के फेवर में हो, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो, चाहे उनको सुविधा मुहैया कराने के रूप में हो, चाहे एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर मैन पावर। और रीना जी, आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाया मनीष यादव जी ने। नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने 10 साल में हमारे गुड़गांव में जितना औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया है
चाहे उसमें श्रमिक का हो चाहे कोई भी, हमारे 10 साल में हमारे औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है और आज हमारे उसी का परिणाम है कि हमारा गुड़गांव आज वर्ल्ड के मैप पे। अगर आज हम बात करें सबसे बड़ी समस्या औद्योगिक क्षेत्र में मारुति प्लांट जो हमारे मानेसर के अंदर है, उनके कर्मचारियों को जिस प्रकार से सरकार द्वारा जो उनकी जो समस्या थी और उसको उलझाने में और उस समस्या को और खराब करने में जो योगदान रहा है वो सरकार का रहा है। और मारुति एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर स्मॉल स्केल 2000 के करीब छोटी कंपनियां निर्भर करती है। अगर मारुति यहां से शिफ्ट होगी तो सबसे बड़ा नुकसान गुड़गांव जिले को, हरियाणा प्रदेश को, हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपसे सवाल करेंगे क्योंकि ये जनता के सवाल होंगे जिस पर आपने जवाब देने, और भी बहुत से लोग हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा किससे सवाल है और क्या आप पूछना? मैं सुनीता जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा नंबर 1 की परिभाषा मुख्यमंत्री हर रोज ढकोसले करते हुए घूम रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुड़गांव के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या किया? हरियाणा नंबर 1 की परिभाषा समझना चाहते हैं यहाँ पर लोग। शिक्षा के लिए क्या किया है गुड़गांव में? देखिए, गुड़गांव में CSR कॉलेज की स्थापना की गई है। अपने हमारे चौधरी उनके अपने जो सांसद राजेंद्रजीत से फादर, उनके नाम से CSR की यूनिवर्सिटी बनाई गई है। नून में मेडिकल कॉलेज लाया गया है, डिफेंस का अपना सैनिक स्कूल लाया गया है अपने दक्षिण हरियाणा में ही, और मीरपुर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक मुझे याद आ रहा है सुनीता जी, जितनी भी है सिर्फ अभी घोषणाएं हुई है, अभी नहीं सैनिक स्कूल चालू हो गया है। देखिए, सैनिक स्कूल चालू हो गया है, अपना नूनों में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, मीरपुर यूनिवर्सिटी चालू हो गई है। तो उसमें घोषणाएं नहीं है, घोषणाएं नहीं है, वो चालू भी इम्प्लीमेंट भी क्या हमारी सरकार के पास CSR का काम चालू हो गया? सरकार के पास CSR वर्ल्ड का कॉलेज है, जो नामी कॉलेज है। मनीष जी, आपके जो जवाब है वो भी बिल्कुल पूछेंगे हम सुनीता जी से, लेकिन पहले हमारे साथ जो जनता है उनसे कुछ और सवाल ले लेते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? पवन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब से गवर्नमेंट आपकी आई है सेंटर में, आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। हेलो, सेंटर में जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, देखिए मैं मनीष जी से सवाल करना चाहूँगा कि महंगाई के मुद्दे को लेके ये लोगों ने बहुत सारे किए, जिसकी वजह से मनीष जी आपसे सवाल है कि जब से आपकी केंद्र में सरकार आई है, महंगाई के मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी भी वही टमाटर प्याज बुरा हाल किया हुआ है लोगों का। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा और मैं उन्हीं की बात को आपके बीच में दोहराना चाहूंगा कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 60 महीने के लिए नहीं, 60 दिन नहीं, 60 महीनों के लिए चुना है। और ये बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी परिणाम में पहुंचने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली ऐसी सरकार है जिसने बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए एक्शन लिया है। अदरवाइज आपको याद होगा, इससे पहले की सरकार जब कभी महंगाई बढ़ती थी तो वो अपने देश की जनता से आह्वान करती थी कि हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि महंगाई और बढ़ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने के जिस भी मूल जवाब से संतुष्ट है कि क्या सरकार ने प्रयास किया है महंगाई को लेकर? कुछ और लोग भी उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम कर्ण सिंह है, मैं जाफरा के चेयरमैन हूँ। किस नेता से आपका सवाल? मैं मनीष जी से सवाल नहीं, मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि गुड़गांव में जब से हमने जाफरा को उठाया है, हम कहते आए हैं कि GDA बनना चाहिए। गुड़गांव में ही सारे पावर यहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनमें हो जानी चाहिए। अब क्या है, जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कहा कि एक छत के नीचे हम सब ले हैं, नहीं, यहाँ जो आम आदमी है, चाहे कितने भी सब कहते रहे, आम आदमी अभी भी भुगत रहा है। आम आदमी, मनीष जी, आम आदमी भुगत रहा है? नहीं, बस आप सवाल क्या है? क्वेश्चन क्या हुआ? GDA की बात की गई है, गुड़गांव जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी बात की गई है, कुछ खास नहीं हुआ उसको लेकर, बहुत सारी उम्मीदें थी। देखिए, हम इस बात को स्वीकारते हैं कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गुड़गांव के आम आदमी की, तो अब तक गुड़गांव के आम आदमी ने संघर्ष किया है मूलभूत सुविधाओं के लिए, चाहे वो सीवेज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बिजली की प्रॉब्लम हो। लेकिन उन सब चीजों को रेमेडी एज एन एक्शन प्रोवाइड करके सब चीजें प्रोसेस में है। अगर हम लोकल बॉडी की बात करें तो उसके लिए इन एक्शन है, लेकिन उसका हमें कॉपरेशन चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि
जो दोनों का कोऑर्डिनेशन है वही प्रदेश और जिले को विकास की राह पर ले जा सकता है। तो जो हमारी लोकल बॉडी है वो इनएक्टिव है, पूरी प्रयास है विकास को करने के लिए, विकास की राह पर ले जाने के लिए, लेकिन उसमें हमें तालमेल चाहिए राज्य सरकार के साथ। कुछ और लोग भी वो पूछना चाहते हैं जी, आप किससे आपका सवाल? मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल ये है कि ये नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है इसके उसमें क्या हो सकता है कि मतलब मोस्टली जो नौकरियां सारी वो रोहतक साइड के लोगों को दी जा रही है और अपने साइड के बंदों को कोई नौकरी। सुनीता जी, सवाल ये है कि जो नौकरियों में भेदभाव की बात और बाकी चीजों में भी लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जो भी विकास होता है रोहतक में होता है, नौकरियां दिलाई जाती है तो रोहतक के ही लोगों को दिलाई जाती है। साउथ हरियाणा की बात करें, गुड़गांव की बात करें तो उन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि ऐसा भेदभाव है। नौकरियां हमारे बच्चों को भी मिल रही है, कभी भी किसी भी पार्टी में देखिए किसी भी एक क्षेत्र के बच्चों को नौकरियां कभी भी नहीं मिलती, ये गलत फहमी है। सारे हरियाणा प्रदेश में समान विकास हुआ है और समान नौकरियों के बंटवारे हुए हैं। ये व्यक्ति विशेष या व्यक्ति एक जिले में कभी भी नौकरियां कभी भी नहीं बढ़ती और समान विकास हुआ आपकी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है सरकार के ऊपर, ये इसी भेदभाव का। नहीं, भेदभाव का आरोप ये गलत है। आप ये देखिए कि नौकरियां पूरे प्रदेश में सभी बच्चों को मिली है, नौकरियां और समान बंटवारा हुआ नौकरियों का। केवल एक बात कहना चाहूंगा, जनता किसी भी लोकतंत्र के अंदर भगवान होती है और जनता का फैसला जो है सबसे बड़ा फैसला होता है। और पूरे प्रदेश की जनता इस बात के लिए बार बार मुखर होकर कह ही रही है। साथ में कांग्रेस के खुद के नेता, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी रहे हो, उससे पहले चाहे अभी अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो, जो कि शायद अभी कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। अभी कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने भी आरोप लगाया, ईश्वर सिंह जी ने भी आरोप लगाया, अवतार सिंह भड़ाना जी ने भी आरोप लगाया। कांग्रेस के दर्जनों नेता तक इस बात के आरोप लगाते रहे कि नौकरियों में भेदभाव हुआ, समान विकास नहीं हुआ, क्षेत्रवाद हुआ। इस सवाल का जवाब अभी हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जानेंगे जनता के मन की बात और नेताओं के जवाब। जो अनाज है वो उन लोगों तक पहुंच रहा है, उन लोगों के मुंह तक पहुंच रहा है जिनको उसकी जरूरत है। स्टेट कमीशन भी है, आप कोई चिट्ठी भी डाल सकते हैं, जो डालते हैं उनकी कार्रवाई भी होती है। देखिए आमने सामने आज रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चुनावी जनमंच में। बात कर रहे थे भेदभाव की, आरोप लगाए हैं इनेलो से दिनेश अग्रवाल जी ने कि भेदभाव हुआ है। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं यही आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर दौड़ मार रहे हैं। और भी बहुत से सवाल है, जनता पूछना चाह रही है अपने नेताओं से। जी नाम बताइए। विक्रम, मैं पूछना चाहता हूं सुनीता जी से, समान रोजगार पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में समान रोजगार दिया गया है। जो कंडक्टरों की भर्ती हुई और जो जेई लगे उसमें गुड़गांव के कितने लोग लगे और रोहतक के कितने लोग हैं, जनता के बीच में बताएं। जी सुनीता जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहा है आपसे। देखिए, ऐसा है, जिन बच्चों ने अप्लाई किया जो कैपेबल होंगे, चाहे वो प्रदेश में कहीं के भी हो, वो लगे हैं वो बच्चे। आप ये देखिए, आदमी पहले अगर कोई मुद्दा है तो आप लेके आते कौन है कौन नहीं है, उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है कि कोई आदमी फेल भी जेई, मुझे नहीं लगता कभी भी आदमी फेल कोई जेई लग सकता। हाँ, कंडक्टर तो जाहिर सी बात है ये आरोप आज के नहीं हमेशा से लगते आए हैं और जनता भी लगातार युवा भी हमारे साथ है, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं अपने नेताओं से। नाम बताइए, हमारे एरिया को छोड़ के क्या सवाल है, किस नेता से आप सवाल करना चाहते हैं? जी हमारे अपने इलाके के हैं। हैं? किससे सवाल है? कांग्रेस सरकार से। ये कहते हैं हम लोग डिग्री कॉलेज खुलवाते हैं, हर नुक्कड़ हर जगह पे इन्होंने डिग्री कॉलेज खुलवा दी, डिप्लोमा कॉलेज खुलवा दी, प्राइवेट कॉलेज। इससे फायदा देखिए कोई है फ्री पार्टी सरकार के पास, लेकिन प्लेसमेंट के बारे में क्या? लेकिन कॉलेज और इंस्टीट्यूट की भी जरूरत है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नौकरियों की व्यवस्था कैसे करेंगे, प्लेसमेंट कैसे देंगे आप लोगों को, बेरोजगारों को? ये मेरे से सवाल? जी आपसे सवाल पूछिए, मेरे को आवाज बिल्कुल नहीं आई सर की। सवाल यह है कि आप कॉलेज इंस्टीट्यूट बहुत खुलवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो बेरोजगारी बढ़ रही है उनको नौकरी के जो ऑप्शंस होने चाहिए वो कैसे मुहैया करा पाए? देखिए, जो कॉलेज खुल रहे हैं और जिन कॉलेजों में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो दूसरे कॉलेज है,
सभी कॉलेजों में प्लेसमेंट, अभी आप ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में सेक्टर 14 में कितने बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, सेक्टर 9 वाले में कितने बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, अपने जो रोड पे एसडी कॉलेज उसमें कितने बच्चों की, अभी 2 महीने पहले की बात है, कितने बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। जो बच्चे कैपेबल होते हैं, जो इन कॉलेजों में, जो प्राइवेट कॉलेजों की भाई ने बात कही है, उसमें कैपेबल बच्चों की प्लेसमेंट हुई है और बहुत ज्यादा हुई है। कैपरों में भी आया था सवाल पूछना चाहें कि बहुत बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। मेरा सुनीता जी से एक सवाल है SEZ के ऊपर। प्राइवेट कॉलेजों में भी भाई जो कैपेबल बच्चे सुनीता जी आपसे यहाँ कुछ और लोग भी जो सवाल करना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है SEZ के ऊपर। हमारी 2004 में SEZ की जमीन एक्वायर हुई थी। मेरी जमीन नहीं है, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। नहीं जाटो हजारों एकड़ जमीन, जो महंगाई का मुद्दा मेन कारण है, हजारों एकड़ जमीन जो आज फर्टाइल लैंड थी वो एक्वायर कर दी। एक्वायर जो जमीन की गई थी, किसानों को नुकसान हुआ, किसानों को नुकसान हुआ। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, आप बताइए क्वेश्चन क्या किया। जो जमीनें अधिग्रहण की गई थी, बहुत कौड़ियों के दाम पर अधिग्रहण की गई। देखिए, जो हमारे कॉलेज, हमारे अपने कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता आई है, नई भूमि अधिग्रहण जो नियम बनाया गया है, पहले आप ये देखिए कि 2-2 लाख में गुड़गांव के किले गए या नहीं गए हैं। 2-2 लाख में, दिनेश भाई एक बार बोल लेना, मेरे को बोल लेने दे। 2 लाख में किले गए हैं यहाँ से। और जब से हमारी कांग्रेस पार्टी आई है, एक बच्चे को नौकरी और साथ में 80 से ऊपर उनको जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। तो हमारे टाइम में जमीन में नई जो भूमि अधिग्रहण नीति बनाई गई है, वो हमारी पार्टी ने बनाई है। मीना जी से मेरा सवाल कि अभी कानपुर विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, तो उसमें सरकार ने क्या कदम उठाए? जो अभी बलात्कार हुआ कानपुर विश्वविद्यालय में, क्या कदम उठाया गया सरकार की तरफ से? देखिए, हमारी जब से सरकार आई, पहले कभी भी FIR दर्ज नहीं होती थी। आज आप ये देखिए, पुलिस स्टेशन पे जाए, अलग से महिला सेल बनाए गए हैं, अलग से इंस्पेक्टर नियुक्त की गई है, अलग से महिला DSP नियुक्त की गई है, अलग से महिला सेल बना है। और आप ये देखें, कार्रवाई उचित। तो सवाल ये है कि जो मामला था उस पर क्या कार्रवाई रही? बलात्कार, आप ये देखिए, बलात्कार का मुद्दे को कभी भी राजनीतिक मुद्दा देना बहुत गलत बात है। वो किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। आप ये देखिए कि बलात्कारी को तुरंत पकड़ा जाता है और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, बचा ही नहीं जाता। बिल्कुल सवाल यही है कि FIR कर देने भर से क्या सब कुछ हो गया? आप ये देखिए, उसको पकड़ा भी जाता है मुजरिम को। आज बलात्कार कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल भी ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। आज इसको कभी भी पॉलिटिकल बनाना भी नहीं चाहिए। इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए, बहुत शर्म की बात है। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक मुद्दा है। और इस मुद्दे, ऐसे आरोपियों को हमारे, आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल नहीं छोड़ा है, बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपराध हर शासनकाल के दौरान होते हैं। अपराधी की प्रवृत्ति है अपराध करना। अपराधी अपराध करेगा, हर शासनकाल में होंगे, हमारे शासनकाल में भी हुए, इनके में भी हुए। बात केवल ये देखी जाती है कि जो शासक है उनकी नीयत क्या है, उनका कंट्रोल क्या है। चौटाला साहब के टाइम में भी अपराध होते थे। भाई साहब प्लीज भाई साहब एक सेकंड में वही आ रहा हूं। वो अंदर है ना, एक सेकंड में आ रहा हूं। तो नहीं है ना। चौटाला साहब के शासनकाल के दौरान भी अपराध हुए, परंतु आगे वो कहां अंदर है? तो बड़े गंभीर आरोप है सरकार के ऊपर। शासक जो है उसकी नीयत के ऊपर सवाल यहाँ उठे। भाई आराम से बोल, जो इनरोल्ड है वो अंदर है, वो अंदर है, अंदर है, वो अंदर है। मैं बताता हूँ। अरे तो वो अंदर है, वो बाहर है ना, वो अंदर है वो। जो सिंचाई मंत्री बनाया गया, उनको छोटा जी को प्रमोशन कर दिया गया है, उनको सिंचाई मंत्री बनाया है। तो उनको तो क्या लिया क्या कार्रवाई की? कोई समिति बनाई गई क्या? भाई गंभीर आरोप है आपकी सरकार के ऊपर। महिलाओं की सुरक्षा की बात आए तो वहाँ पर भी सवाल यहाँ पर जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात का वायदा किया था प्रदेश की जनता से और विशेष तौर पर महिलाओं से कि रात को 2 बजे भी कोई महिला अगर गहने उछालती हुई जाएगी तो कोई आंख उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन इसी हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर जो देखा गया, एक महिला को अपनी बलात्कार की FIR दर्ज कराने के लिए पंचकुला के DGP कार्यालय में उसको जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। और एक महिला को अपने बलात्कार की FIR दर्ज कराने के लिए अपने कपड़े तक फाड़ने पड़े। ये हालात आज हरियाणा प्रदेश के हो रहे और बड़े शर्म
की बात है कि सुनीता जी कांग्रेस की कैसे नेता बात जो करें स्वयं कि अपनी महिलाएं सुरक्षित हैं? आपके महिलाओं की शासन बात में महिलाएं प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं? बचाव करने में लगी है। नहीं, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, ताली बजाने की बात नहीं है, मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन आपकी सरकार इसको उठाना नहीं देंगे, ये सामाजिक मुद्दा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। मंत्री पर आरोप लगा है। हमारे बात काटा। उसको ब्लॉक होने का कोई आरोप नहीं लगा, बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगा। उसको क्लीन चिट दी गई है। आप ये देखिए, उसमें आरोप बिल्कुल तय नहीं हुआ है। अगर उसमें आरोप तय हो जाता तो वो अंदर होते। आरोप तय हुआ ही नहीं है उसमें। प्रदेश में अब ये देखिए, पर गोलियां चलाई जाती है, उसकी डेड बॉडी को 3 दिन रखा जाता है। आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया? बिल्कुल नहीं है, मैं पर्सनली बिल्कुल अपराध आपकी सरकार के दौरान बढ़ा है, ये आरोप है जनता का आपके ऊपर। जेल में जी मनीष जी, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मनीष जी, आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल। क्या हम ये मान के चले कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस की नेताओं की सोच अलग है? देखिए, आप भी हमारी बात से सहमत है, लेकिन एक्शन कहाँ पे? महिलाओं के लिए अगर कोई ऐसा शख्स है, वो जेल में होना चाहिए कि 100 बारी लेकिन यही आरोप है कि एक्शन नहीं, आपकी सरकार एक्शन नहीं लेते और यही आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। वो अंदर जाना जी, चाहिए। कुछ और लोग हैं, कुछ और सवाल अगर उसमें आरोप कुछ और सवाल आप लोगों के लिए जी ना जिसमें बताइए। आरोप है वो अंदर सुनीता जी, अंदर जाना चाहिए, मेरा नाम- बिल्कुल अंदर। किससे आपका सवाल? ये मेरा पर्सनल व्यू है कि वो अंदर होना सुनीता चाहिए, जी, बाहर नहीं होना सुनीता जी आपसे चाहिए। सवाल, अगर सुनीता जी आपसे सवाल है। मेरा कांग्रेस से सवाल है। बिल्कुल, मैं अपने में बोल रही हूँ। सुनीता जी आपसे सवाल है जी। मेरा नाम बलबीर सिंह है और मेरा कांग्रेस से सवाल है। आपके मंत्री के अगेंस्ट में कितनी FIR हो चुकी? 9 FIR हो चुकी। वो अभी भी अपने पद पर है, ठीक है। दूसरा एक ACP है, 4 FIR उसके नाम पर है, NPW है, फिर भी किसका आपके मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ 9 FIR है। एक पुलिस के अधिकारी हैं, ACP हैं, उनके खिलाफ 4 FIR दर्ज है, लेकिन वो सभी अपने पदों पर बने हुए हैं। इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चुनावी जनमंच पर। ब्रेक पर जाने से पहले एक गंभीर आरोप लगा था, एक सवाल उठा था। आपकी सरकार में मंत्री हैं, उनके ऊपर 9 से ज्यादा FIR दर्ज है, ACP है, उनके खिलाफ FIR दर्ज है, अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं। क्यों? कैसे आप बात करेंगे कि आप सुरक्षा दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि सुखबीर कटारिया जी एक दिन के भी मेंबर नहीं है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन मंत्री है आपकी सरकार में। मंत्री है, वो दूसरी बात है, वो हमारी पार्टी के एक दिन के भी सदस्य नहीं है। और अगर उन्होंने गलती की है तो वो भी अंदर होने चाहिए, मेरे पर्सनल व्यू है। चलिए, यहाँ पर सुनीता सहरावत जी का कहना है कि उनकी निजी राय है कि अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें जेल में होना चाहिए। कुछ और भी मुद्दे हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी, नाम बताइए आप। मेरा नाम गोपाल जिंदल है। मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि जेल कॉम्प्लेक्स को नरक कॉम्प्लेक्स बना दिया 10 साल में कांग्रेस ने यही विकास किया है। क्या जेल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ कमला नेहरू पार्क के साथ सटा हुआ जेल कॉम्प्लेक्स 10 साल में उसको नर्क बना दिया गया है और विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही है। नहीं, उसमें नर्क हम समझे नहीं, उसमें क्या कर दिया गया है? वहाँ पर विकास होना था, वहाँ पर SCOs बनने थे, वहाँ दूसरे डेवलपमेंट होने थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर कूड़े का ढेर नजर आता है। वहाँ लेकिन पर जो आपका वार्ड का जो पार्षद है, आपके वार्ड का जो पार्षद है, अगर उसने अपने इलाके की गंदगी को साफ नहीं करवाया है तो ये तो पार्षद की गलती है ना। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ ठीकरा फूट रहा है, पार्षदों के सर पे ठीकरा फूट रहा है। मनीष जी आपसे पूछेंगे कि पार्षदों के सर पे ठीकरा फूट रहा है, सही है क्या? गलत है, अगर वो कूड़ा घर बनाया गया तो मेरा पर्सनल व्यू है कि वो गलत किया गया है। और वहाँ के पार्षद को अवेयर होना चाहिए, वहाँ के पार्षद को उसकी सफाई करवानी चाहिए। सुनीता जी, जी मनीष जी, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, पार्टी की भी मैंने बोला ना, पार्टी की तरफ से सुनीता जी, बोलो। आप मनीष जी प्लीज आप जवाब दीजिए। देखिए, जो उन्होंने आरोप लगाया वो बिल्कुल ठीक है। जहां पर जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां से 10 कदम की दूरी पर बादशाहपुर विधानसभा के विधायक का घर है। रोजाना उनका वहां से निकलना होता है, लेकिन फिर भी उस बात को संज्ञान में ना लेकर बल्कि उस बात को अनदेखा कर दिया। क्या यही कांग्रेस की नीति है? और अगर हम बात करें नगर निगम की, इन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद की हद में है,
तो पार्षद को इस बात को हाईलाइट किया। आज जनता ने अपनी पीड़ा बताई। क्या कांग्रेस ने कभी भी इस बात की पहल की कि हमारे जनता के साथ दोनों ही तरफ से कमियां नजर आ रही हैं। पार्षद को अपना काम करना चाहिए था, नहीं किया। सरकार की तरफ से भी कदम उठाया जाना चाहिए था, नहीं उठाया गया। तो दोनों ही तरफ से यहाँ सवाल उठे हैं। और भी बहुत से मेहमान हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। जी आप बताइए। मेरा नाम विक्की है। जैसे आपने बताया कि भाई आज गुड़गांव के अंदर भाजपा के पार्षदों का वर्चस्व है, तो गलत है। वे वही पार्षद है जो एक व्यक्ति विशेष के पीछे घूमने वाले हैं। और मैं ये पूछना चाहूंगा इस भाई साहब से, जैसे इन्होंने कहा कि भाई लोकसभा के अंदर 4 कैंडिडेट उन्होंने पैराशूट कैंडिडेट उतारे थे, वे कैंडिडेट थे जो पिछले 35 साल से या 30 साल से 20 साल से मलाई खा रहे थे। अब वही आदमी है जो आगे भाजपा में मलाई खा रहे हैं, और यही माहौल विधानसभा का, तो वे लोग क्या भला कर पाएंगे? तो पिछले मनीष जी सही, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए, अपनी मलाइयां खाने में लगे हुए हैं लोग, तो विकास कहां से होगा? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक आइडियोलॉजी की बात है। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी, विचारधारा की पार्टी है, विकास पे चलने वाली पार्टी है। और पिछले 60 दिनों में जितना एक्शन इस सरकार का आपको दिखा होगा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो हमारे सांसद की बात हो, चाहे वो हमारे मंत्रियों की बात हो, यही NH8 की अगर हम बात करें, हीरो होंडा चौक की समस्या को लेकर पिछले 10 सालों से लोगों की परेशानी रही। लेकिन वर्तमान में नितिन गडकरी जो हमारे जो PWD मिनिस्टर है, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर जी है, चाहे हमारे वर्तमान सांसद राव इंद्रजीत जी है, सब लोगों ने उसका सर्वे किया है। और आपको बहुत जल्द उस पर एक्शन नजर आएगा, क्योंकि हमारी सरकार की केवल नीति और नियत काम और विकास करने की है। और पिछले 60 दिनों में हमने किया, आगे भी करते हैं। दिनेश जी तालियां बजनी शुरू हो गई है यहाँ पर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। केवल एक बात ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। 60 साल और 60 महीने का सीधा सा अंतर है। वो ये कहना चाहते थे कि जो काम कांग्रेस ने 1 साल में किया मैं 1 महीने में करूंगा। 75 दिन से ऊपर इस सरकार को बने हुए होलिए, कांग्रेस के हिसाब से आपके 75 महीने पूरे हो चुके हैं। आप 75 दिन की बात ना कीजिए, 75 महीने का मतलब 6.5 साल का टेन्योर आपका कंप्लीट हो चुका। मैं अग्रवाल जी को सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड 5 साल के बाद तैयार कीजिएगा, और 5 साल के बाद हम आपको वो विकास करके दिखाएंगे। तो बीजेपी 5 साल मांग रही है कि 5 साल का वक्त दीजिए और उसके बाद वो काम करके दिखाएंगे, तो किसी ने किया। वक्त आने पर ये भी सामने हो जाएगा। कुछ और लोग सुरेश भाई कुछ और लोग जो सवाल, मनीष जी कुछ लोग सवाल और करना चाह रहे हैं, पहले सवाल ले लेते हैं जनता से। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, आप प्लीज बैठिए। आप जनता की तरफ से ये है कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है, दूसरी पार्टी सत्ता पे आ जाती है, लोगों को ये कह के बहाना लगा देती है मैं अभी नई आई हूँ इस शहर में, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। तो मतलब क्या वो इस देश में रह नहीं रहे 60 साल से? क्या उनको समस्या महंगाई नहीं पता? क्या उनको कानून व्यवस्था नहीं पता? क्या वो इलेक्शन लड़ते उनको नहीं पता कि अगर वो जीते तो क्या करना है? मनीष जी बड़ा अहम सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अचानक से कहीं और से आ गए हैं और एकदम सब कुछ नया है आपके लिए। आपको सब पता है, समस्याएं क्या थी, भ्रष्टाचार कितना था, क्या परेशानियां थी लोगों की। तो ये सत्ता परिवर्तन के बाद इतना लंबा वक्त मांगने का, कभी भी इस बात को नहीं कहा कि हमें समय चाहिए जनता की समस्या को जानने के लिए। हमने केवल ये कहा है हमें समय चाहिए उस पर एक्शन लेने के लिए। और आप जो अगर देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री ने जिस दिन पहले दिन ऑफिस संभाला, उन्होंने SIT का गठन किया काले धन को लेकर। उन्होंने कश्मीर की मुद्दा धारा 370 के मुद्दे को पहले दिन बैठकर ऑफिस में चार्ज लेते ही के साथ उस इश्यू को सॉल्व करने का प्रयास किया। तो पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी, दिनेश जी आपको वक्त दिया जाएगा, मनीष जी को बात पूरी कर लीजिए। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन वायदों को हमने जनता के बीच में किया था, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं। और ये हम नहीं, 5 साल बाद हमारी जनता बोलेगी कि जिस अपेक्षा से हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने। या 2 महीने में कुछ असर दिखाई दिया, वो कथनी और करनी की बात की जा रही है। जनता ये बात जनता से हम पूछ रहे थे कि क्या ऐसा दिखाई दिया 2 महीने में? दिनेश जी कुछ आप कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो मेरे बड़े भाई ने ये बात कही कि SIT का गठन हुआ, इस तरीके के बहुत आयोग इससे पहले की बहुत सरकारों में बनते रहे। कांग्रेस ने भी फूड सिक्योरिटी बिल लाने के लिए 10 साल कोशिश करी, लेकिन 10 साल के बाद वो फूड सिक्योरिटी बिल आया और वो बिल अभी ये लागू भी नहीं कर पाए। और जो मेरे भाई कह रहे हैं SIT का गठन हो गया, गठन तो इस देश के अंदर बहुत आयोगों के हुए, लेकिन उनके नतीजे क्या निकले देश की जनता जानती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 75 दिनों के अंदर ये इस देश की जनता ने
जो मैंडेट दिया था एनडीए को, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था, वो महंगाई के खिलाफ दिया था, वो बेरोजगारी के खिलाफ दिया था, वो युवाओं के अंदर जिस तरीके से एक आक्रोश बढ़ रहा था युवाओं में कि हमें उनमें बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, इन मुद्दों पे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही मुद्दे थे जिनसे आपकी सरकार है जी। महंगाई को बढ़ाने का काम किया, पेट्रोल कुछ और जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ और सवाल लेते हैं यहाँ पे जी। किससे आपका सवाल? मैं सबसे पहले इनसे पूछूंगा, वो सवाल पहले भी पूछा जा चुका है कि आपके क्या वजह है कि आपके सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं सब भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, आपके अपने ही सीनियर लीडर्स हैं, उनका कोई कॉन्फिडेंस आप में नहीं रहा है, इसमें क्या जवाब? कांग्रेस के अंदर आपके सीनियर लीडर का जो आप कॉन्फिडेंस था वो खत्म होता जा रहा है, दौड़ लगा रहे हैं वो सभी। नहीं सर, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई दौड़ नहीं लगा रहे। आप ये देखिए कि इलेक्शन नजदीक होता है तो आना जाना थोड़ा लगा रहता है हमारे। आप ये मतलब ये आना जाना इलेक्शन के टाइम पे नेता जो है पार्टी और प्रदेश के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आने जाने मेहमान नवाजी चल रही है यहाँ पे। वही है, हमारे कांग्रेस पार्टी से वो इलेक्शन फाइट करेंगे। अजय कप्तान जी, चाहे अजय कप्तान जी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का अभी कुछ नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। हमारी पार्टी ने उनको भी मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं छोड़ी, उनके लिए भी। और कोई लीडर नहीं जा रहा, सारे लीडर वही कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और सभी वही के वही है और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे दोनों मेहमान भी कुछ पहले आपसे जी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बहन जी कह रही थी कि आना जाना लगा रहता है, आप लगातार इस बात को देखिए कि जो लोग 40-40 साल तक कांग्रेस में रहे, जब वो जनता का हित 40 साल में नहीं कर पाए, जनता उपेक्षित रही, आज वो छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। दूसरा दल जो उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनको भी इस बात को मानना पड़ेगा कि जब ये वहां प्रदेश की जनता का भला नहीं कर पाए, आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले इसी नगर निगम के अंदर जितने पार्षद है, ये राव इंद्रजीत सिंह के छतरी के नीचे कांग्रेस के समर्थन से बने थे। और जब ये 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल में कांग्रेस के पार्षद होते हुए नगर निगम में आज ये गुड़गांव का भला नहीं कर पाए, तो बोतल बदली है। मनीष जी, ये दो लोग जिनके बारे में आप पहले से लगातार ये कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ये काम नहीं करा रहे, अब आप किस पार्टी में आने के बाद वो कैसे काम करने लगे हैं? उनके वो भ्रष्टाचार कहाँ गायब हो गया उनसे? किसी भी दल में अगर आप बात करेंगे, कभी भी व्यक्ति पार्टी नहीं चलाता, पार्टी की नियम जो नीति होती है उस पर नेता काम करता है। और कांग्रेस की नीति और नियत रही जिससे निराश होकर लोगों ने पार्टी छोड़ी। और किसी व्यक्ति का अगर काम करने का मन है और वो हमारे संगठन में आए तो हमने उसका स्वागत किया। एक सेकंड, भाजपा के लोग बार बार जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं उनको अच्छा बताते हैं। मैं इनसे एक निवेदन करूंगा, कृपया एक श्वेत पत्र जारी करें पूरे हिंदुस्तान का कि कांग्रेस में कौन कौन अच्छे लोग हैं और कौन कौन बुरे लोग हैं। श्वेत पत्र बात आ रही है कि कौन सही है, कौन गलत है। आपकी पार्टी में आने के बाद कैसे अचानक से सही हो जाते हैं सभी लोग। जिस पार्टी के शीर्ष नेता तिहाड़ जेल के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप में वो श्वेत पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने वो श्वेत पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं। मेरे नेताओं ने किसी से 5 पैसे नौकरी के एवज में नहीं दिए। अगर इस बात को आप मानते हैं सीबीआई की कोर्ट जो अदालत ने किया, 272 पेज के फैसले में जज ने ये बात लिखी है कि पूरे केस के हालात जानने के बावजूद एक भी एविडेंस भविष्य में क्या होगा आज जो वर्तमान स्थिति है, चौधरी अजय चौटाला जी सवाल है। मैं अपने मेहमानों से कहूंगा, जनता के कुछ और सवाल है, उनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जी। मेरा सवाल दिनेश जी से कि इनेलो पार्टी जिस भी बंदे ने आज तक ज्वाइन किया, चाहे वो नेता रहे चाहे कार्यकर्ता, उसने जब भी छोड़ी है उसका हाल गोपी चंद जी का हम सबके सामने है कि उनको शिमला में ले जाकर उनका हाथ तोड़ा गया था। इतना डर आपके लोगों में बैठा रहे थे आपके नेता, क्यों? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न करा और मैं चाहता था कि ऐसा प्रश्न उठे और मुझे उसका जवाब देने का उचित अवसर मिले। चलिए, अच्छी बात है कि आपके मन का सवाल उठा है, आप जवाब देंगे उसका। मैं बहन जी आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक एक ही नीति चलाई, फूट डालो और राज करो। और ये वो पार्टी है जो अपने युवराज उस राहुल गांधी की इमेज को डेवलप करने के लिए हजारों करोड़ रुपया जब खर्च करती है,
तो ऐसी एजेंसियां हायर इस कांग्रेस ने करी जिससे चौटाला साहब की छवि धूमिल की जा सके। और मैं आपके प्रश्न एक सेकंड बहन जी, वही चीज चौटाला जी भी करते अपने जो बहन जी, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। अभी आपने गोपीचंद जी का हवाला दिया। गोपीचंद, हाँ मैं वही आ रहा हूँ। गोपीचंद जी हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता है और लगातार 1995 से लेकर आज तक 19 साल हो गए उनको पार्टी की लगातार सेवा कर रहे हैं। आज भी पार्टी ने उनको गुड़गांव विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अगर इस तरीके की कोई बात होती तो शायद वो आज पार्टी के उम्मीदवार ना होते। अब हमारे मंच पे जो जनता के नरम सवाल थे वो अब तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन अब इन तीखे सवालों के साथ हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी जनमंच में। जनता के जो नरम सवाल थे वो अब तीखे होते जा रहे हैं। हमारे नेता जवाब देने के लिए तैयार है। जी, आपसे पूछना चाहेंगे, किससे आपका सवाल है? मैं वाइस चेयरमैन हूं ज्वाइंट एक्शन फोर्स RWAB। मेरा सवाल एक से नहीं बल्कि तीनों नेताओं से है कि जब भी सरकार बनती है या चुनाव आता है, उस चुनाव में जनता से ये वादे करते हैं कि हम ये करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जनरली 30-35 साल में ये देखने को मिलता है कि जो सरकारी दफ्तर है उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल है, जो अफसरों का कंट्रोल है, वो नेताओं से कहीं ज्यादा होता है। नेता अपनी बात कहते हुए भी वो काम जनता के हित में नहीं करते और डिक्टेटरशिप की नीति उन्होंने रखी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तीनों से कि इस चीज प्रथा को कब बदला जाएगा। बहुत अहम सवाल पूछा गया है, एक एक करके नेताओं से जवाब लेंगे। मनीष जी, आपसे शुरू करते हैं। जी, कहते रहते हैं अफसरों से भाई हमारी जनता के काम करो, लेकिन अफसर काम करते नहीं है। जी मनीष जी, आपसे इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। इस प्रथा को बदलने का अगर देश में पहले बार किसी ने प्रयास किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा लेस ऑफ गवर्नमेंट मोर ऑफ गवर्नेंस। इस बात को अगर किसी ने हाईलाइट करने का प्रयास किया तो मोदी जी ने किया। और एक सफल मॉडल के रूप में गुजरात में उन्होंने 15 साल का शासन चलाया, जहां पर उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम आउटपुट के साथ काम किया और वहां की जनता ने उसको सराहाया। आप अगर बात करें जो इनकी पीड़ा है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो अफसरशाही की मार यहाँ प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ रही है, वहां पर ऑर्डर चलाने के लिए तो अफसर है लेकिन काम करने के लिए नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होगी तो यहाँ पर लेस ऑफ गवर्नमेंट मोर ऑफ गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी आपको करके दिखाएगी। सुनीता जी, आप बताइए। जी, देखिए, अफसरों की जहां तक बात है कि सभी अफसरों को हिदायत दी गई है कि जो कि जनता के हित में या जिले के हित में, प्रदेश के हित में सभी कामों पे ध्यान दिया जाए और उनको पूरा किया जाए सभी कामों का। और सभी काम, अभी मंगला जी की कोई ग्रीवेंसी है, लगता है कि कहीं इनके साथ अफसरों ने जो किया है या इनके कहने पे कोई काम नहीं किया है या किसी MLA के कहने पे, हाँ बिल्कुल जनरल बात है ये, बिल्कुल अफसरों बिल्कुल, हाँ ये जनरल ग्रीवेंसी है, हाँ बिल्कुल, लेकिन जो है वो भारी होते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के, उनकी बात को टेलीफोन कर दिया जाता है लेकिन वो कार्य नहीं करते। हम जनता उम्मीद करती है कि जब अफसरशाही को आने वाली सरकार को भी खत्म किया जाए। अफसरशाही को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। अफसरशाही पे बिल्कुल उनको जिले के हित में या वो जहाँ भी रहते हैं उसके हित में काम करना चाहिए। और काम अफसर ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत या कुछ रह गया है तो वो अफसरों की गलती है। दिनेश जी, आपसे जवाब चाहेंगे। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मनीष भाई ने आज से पहले इस देश की जो 67 साल से लगातार लोकतंत्र चल रहा था उसको इन्होंने रौंद दिया। इन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद हुआ है। इससे पहले 6.5 साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आपकी सरकार थी, यानी वो सरकार को भी आप फ्यूज सरकार कह रहे हैं। आप कहना चाहते हैं उसने भी कुछ नहीं किया। जो परिवर्तन की शुरुआत हुई है वो नरेंद्र भाई मोदी के आने से हुई है, ये कहना चाहते हैं। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गुड़गांव क्षेत्र की सारी जनता यहाँ मौजूद है। आज एक बच्चा इस बात को कहता है कि जब चौटाला साहब का शासन था, चौटाला साहब गुड़गांव में आते थे तो जनता को पता चलता था कि आज मुख्यमंत्री आ रहा है। सारे अधिकारी, इन्होंने कहा, आप मेरी बात कंप्लीट होने दो, बात कंप्लीट होने दो। सारे अधिकारी सड़कों के ऊपर बिल्कुल
बिल्कुल प्रशासनिक तरीके से जो व्यवस्था थी वो करते हुए दिखाई देते थे। और आप सुनिए मेरी बात, आप उस सरकार के अंदर आप भी साझीदार थे, उस सरकार में साझीदार आप भी थे। आप किसके साथ छोड़ गए? आपने तो कुलदीप सिन्हा का साथ छोड़ दिया, आपने बंसीलाल का साथ छोड़ दिया। आपकी पार्टी ने किस किस को धोखा नहीं दिया? बंसीलाल को धोखा आपने दिया। दिनेश जी, सवाल जहाँ ये था कि अफसरशाही कैसे खत्म होगी, सबसे बड़ी बात है कि अफसरशाही कैसे खत्म होगी, क्योंकि अधिकारी जो है काम नहीं करते, जनता परेशान है, उनके दरवाजे पर जाती है गुहार लेकर तो उन्हें सुना नहीं जाता है। और ये इस सरकार में नहीं, हर सरकार में होता रहा है और ये पीड़ा है इस शहर के लोगों की, पूरे प्रदेश के लोगों की। कुछ और लोग भी है, वो भी सवाल करना चाह रहे। जी बैठ के आप सवाल कीजिए। जी हाँ जी, मेरा चारों पार्टियों से सवाल है कि आप लोग इलेक्शन में हमारे बच्चों को यूज करते हो, ठीक है जी, लेकिन जब नौकरी का टाइम आता है उनका, अब चौटाला ने भजनलाल के हटा दिए, भजनलाल ने देवीलाल के हटा दिए, देवीलाल ने बंसीलाल के हटा दिए, तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है? ये सभी पार्टियों से सवाल है कि जब भी सरकारें चेंज होती हैं बहुत सारे बदलाव कर दिए जाते हैं, नौकरियों में भी खास तौर से वो बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के बच्चों के का क्या कसूर है, क्यों ऐसा होता है? आपसे बात करेंगे दिनेश जी, आपसे। जी राज्य हमारी सरकार के शासनकाल के दौरान किसी भी भर्ती को रद्द नहीं किया गया और न हमारी सरकार के शासनकाल के दौरान पुरानी सरकारों की चली हुई किसी प्रक्रिया को खत्म किया गया। और जो प्रश्न इन्होंने उठाया मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि जो जेबीटी भर्ती का जो मामला आज माननीय चौटाला साहब पे है, वो जेबीटी भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत बंसीलाल जी की सरकार के समय में हुई थी। सारे इंटरव्यूज उनके शासनकाल के दौरान हुए थे। अगर चौटाला साहब के मन में कोई किसी तरह का कोई वो होता तो शायद वो उस भर्ती प्रक्रिया को रोक सकते थे। हमने कभी द्वेष की भावना से काम नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं अगर आप राजनीतिक द्वेष रखोगे, अगर आप राजनीतिक द्वेष रखोगे तो इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है। और हम आम जनता को हमेशा आम जनता के हक में, जब हम सत्ता में होते हैं अग्रवाल जी करते हैं, मनीष जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। जनता के आवाज को हम सड़कों पर उठाने का काम भी हम सुनीता जी आप बताइए। देखिए मेरे भाई उमेश अग्रवाल जी ने कहा कि वो भर्तियां अपने दिनेश अग्रवाल जी ने कहा कि वो भर्तियां अपने चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में हुई थी। अगर वो बंसीलाल जी के टाइम में हुई थी और गलत भर्तियां थी, प्रक्रिया उनके टाइम में हुई थी, तो वो भर्ती अगर आपने गलत प्रक्रिया उसको अनुसरण क्यों किया? उसको अनुसरण नहीं करना चाहिए। मनीष जी आप बताइए। अग्रवाल जी ने कहा जो बंसीलाल सरकार ने किया हमने उसको एज इट इज लागू किया। इसका मतलब आपकी सरकार का कोई योगदान नहीं रहा उसमें। और अगर आपके हिसाब से प्रक्रिया अगर प्रक्रिया गलत है तो उसको बदलना चाहिए। अगर प्रक्रिया गलत है तो वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक सरकार के भर्ती किए हुए लोगों को नहीं, सरकार क्यों हटाती है? उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत को क्यों नहीं हटाया। जहां हमारे नेताओं के पास इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलता दिख रहा है कि जब भी एक सरकार से दूसरी सरकार आती है तो भर्तियां या दूसरे इस तरह के निर्णय क्यों लिए जाते हैं जो जनता को उसका नुकसान होता है? जी आप बताइए। मैं देता हूं इस बात का जवाब, क्योंकि सभी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो कभी भी इस मलाई को छोड़ना नहीं चाहते। 30%, 40%, 50% इंटरव्यू के नंबर दे दिए जाते हैं। जो बच्चा फेल है वो इंटरव्यू में उसके 50 में से 48, 47 नंबर दे दिए जाते हैं। उनको इस ढंग से मतलब वो किया जाता है। ये इंटरव्यू सिस्टम टोटली बंद होना चाहिए। या मैं तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि नहीं? क्या कोई पार्टी है जो इस बात के लिए तैयार है? क्योंकि मलाई खाने का आरोप है सभी के ऊपर। मैं उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जितनी क्षेत्र की जनता बैठी है, हमको एक संकल्प लेना पड़ेगा। आज हमारे गुड़गांव में 3 डिग्री कॉलेज है और जब कट ऑफ लिस्ट लगती है, कट ऑफ लिस्ट, तो उसके बाद जब वो 86% की लगती है, हमारे बच्चे के 84% नंबर होते हैं, तो हम पॉलिटिशियन के पास जाते हैं कि कैसे भी मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। पहले हम लोग संकल्प लें कि हम किसी पॉलिटिशियन के पास भर्ती के लिए नहीं जाएंगे, हम किसी पॉलिटिशियन के पास एडमिशन के लिए नहीं जाएंगे। अगर हम लोग संकल्प ले लेंगे तो निश्चित तौर पर जब पॉलिटिशियन आपको फेवर ही नहीं करेगा, पॉलिटिशियन आपको जनता तो पहले ही बहुत सारे संकल्प लेकर बैठी हुई है। उसके सर पे तो वैसे महंगाई और दूसरे संकल्प अपने आप आन पड़े हुए हैं कि भर्ती के अंदर
ये जो भाई साहब ने अभी बात उठाई थी, इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो बंद होनी चाहिए, इससे हम सहमत हैं। और निश्चित तौर पर इनेलो की सरकार आई तो मैं इंटरव्यू की प्रक्रिया को बंद करने का काम करेंगे। मनीष जी, आप क्या कहते हैं? इनेलो की अगर सरकार आती है तो वो तो बंद कर देंगे, अगर आपके आ गई तब आप क्या करेंगे? जनहित के लिए जो भी प्रक्रिया, अगर उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, जो हमारे जनता के लिए, हित के लिए होगी, हमारे युवाओं के लिए होगी। आप जरा मुझे, आपने बोल लिया, आपने जो बोल दिया वो बोल दिया। मुझे अग्रवाल जी आप पहले मेरे अपनी बात को पूरा करने देंगे। जो भी अब तक का मापदंड रहा है, जिन भी सरकारों ने उसको किया है, उसमें जो जनता की तरफ से सुझाव आया, अगर इंटरव्यू प्रक्रिया को बंद करना केवल जनता के हित के लिए होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसको करेगी। और इसके अलावा भी जो भी प्रक्रिया इंटरव्यू के लिए हो या एडमिशन के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, जो जनता और युवा के हित में होगा, भारतीय जनता पार्टी आने वाली सरकार लोगों के लिए करेगी, अपनी तरक्की के लिए। उम्मीद करते हैं कि जनता के हित में बहुत सारे काम होंगे। एक आखिरी सवाल हम जनता के बीच से लेंगे। मनीष जी, एक आखिरी सवाल जनता के बीच से लेंगे जी। ये सरकारी नौकरी की बात को अगर अलग रख दिया जाए, जो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर जो नौकरियां मिलती हैं, जब बीटेक होल्डर बच्चा भी है वो भी कंपनी उनको थर्ड पार्टी पेरोल के ऊपर 1 साल के लिए रखती है, 1 साल के बाद निकाल देती है, दोबारा थर्ड पार्टी पेरोल पर रखती है। वो बीटेक होल्डर बच्चे कहाँ जाएंगे? पुलिस तो बहुत खिला दी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पढ़ते हैं, लिखते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद सही नौकरी नहीं मिल पाती है। युवाओं की दृष्टि से इस आवाज को हमने निरंतर उठाया, क्योंकि मैं भी एक शिक्षित युवा होने के नाते अपने युवा भाइयों की पीड़ा को समझता हूं। मैंने इस सरकार से निरंतर आंदोलन के रूप में इस बात की मांग की कि हमारी हरियाणा सरकार के पास प्रावधान होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे हर साल कितने ग्रेजुएट हमारे इंजीनियर बनते हैं, कितने डिप्लोमा होल्डर होते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने हमारे इंस्टीट्यूशन है जो उनको ग्रेजुएट कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। रोजगार को लेकर इंस्टीट्यूशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ, हेल्थ सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन हुआ, लेकिन इन दोनों की पीड़ा जो युवाओं की है रोजगार की, उसके लिए सरकार के पास कोई संसाधन नहीं, कोई योजना नहीं। जो इन्होंने कहा ये बहुत बड़ी समस्या है। आज गुड़गांव के अंदर 80% युवा बेरोजगार घूम रहा है। एक MBA डिग्री एक ग्रेजुएट के पास 5,000 रुपए की नौकरी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी नाकामी है सरकार की कि नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी हुई है जो सरकार है उसके लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। अब चलते चलते अपने नेताओं से एक